हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी, यानी हम बात करें राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिकली एक जानकारी दे देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता के बाद अगर देखा जाए तो हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का काल पढ़ना है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी हद तक जानकारी दी गई है। और यहाँ देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी दी गई है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे टाइमलाइन है, आपको क्या पढ़ना है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो 600 ईस्वी तक इसमें मौर्य वंश की जानकारी दी गई है, और देखा जाए तो वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, यानी हम बात करें उत्तर वैदिक काल। और देखा जाए तो प्यारे बच्चों, हमें बात करना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी। तो आइए बच्चों, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, राजा, किसान और नगर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद कौन सी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। अब इनका काल देख लो, यानी समय देख लो, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इनका समय था। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आती है, इसका भी काल क्या है, 1500 से लेकर 600 बीसी, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं काल के बारे में नहीं बता रहा, आप काल के बारे में देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश देखा जाए तो ये एक महान राजा और शक्तिशाली राजा है, और देखा जाए तो मगध पर इन्हीं का शासन था। उसके बाद देखा जाए तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, तो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेनी है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जानकारी हमें लेनी है, यानी हमें उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको बहुत ही इजी लगेगा ये चैप्टर। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए हैं। ये वही काल है जब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ऋग्वेद का लेखन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता का जो काल होता है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि वैदिक काल के बाद कौन कौन से काल आते हैं। एक आता है हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, उसके बाद हमारा आता है मौर्य वंश। तो हमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आपके लिए ये चैप्टर और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल का, जो काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसमें देखा जाए तो पूरा वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, और उत्तर वैदिक काल में बाकी के वेदों की रचना की गई थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जैसा कि मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में और ज्यादा जानकारी देता हूं, आपको ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ आप क्या करें, नोटबुक में भी लिखना शुरू कर दें। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है पूर्व वैदिक काल और दूसरे का नाम क्या है, उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद की रचना की गई थी, और बाकी के वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। ध्यान रहे आप लोग नोटबुक में लिखना शुरू कर दें, टाइम वेस्ट ना करें अपना। इस काल में तीन वेदों की रचना की गई है। जैसे हम बात करें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांगों की भी रचना की गई। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उत्तर वैदिक काल के साहित्य स्रोत भी माने जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। तो आर्य द्वारा बसाई गई सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, नगरीय शहरीकरण सभ्यता थी। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन ये देखा जाए तो ये कहाँ से आए थे, तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ये आए थे।
और उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य जो कार्य क्या था, कृषि पशुपालन का कार्य हुआ करता था, और इस सभ्यता का जो परिवार था वो प्रतिसत्तात्मक हुआ करता था। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपने अभी पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता के बाद अगर देखा जाए तो मगध में जितने भी महत्वाकांक्षी जो शक्तिशाली जो राजा है उनके बारे में भी हमें धीरे धीरे पढ़ना है। उसके बाद आपको सारा टॉपिक इजी लगेगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं मगध के महत्वपूर्ण राजा के बारे में। हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश के एक राजा हैं जिसका नाम है बिंबुसार। इनका जो काल है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का था। अब देखा जाए तो बिंबुसार की जो पहली जो राजधानी थी वो है राजगृह यानी राजाओं का घर, और ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि यह गौतम बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। इन्होंने क्या किया, यानी बिंदुसार ने अंग राज्य पर अटैक करके मगध में मिला लिया। उस समय अगर देखा जाए तो जितने भी शक्तिशाली जो राजा होते थे एक दूसरे राज्य पर अटैक करके क्या करते थे, उसको अपने राज्य में मिला लेते थे और ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाते थे। बच्चों आपको यहाँ पर बिंबिसार लिख लेना है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उन्हीं के पुत्र द्वारा की गई थी जिसका नाम है अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। यानी हम बात करें अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और मगध के अगले शासक बने थे। तो प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि अजात शत्रु, यानी हम बात कर रहे हैं कि 482 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का काल था इनका। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अब अजातशत्रु ने क्या किया कि वज्जी संघ और मल संघ पर अटैक करके इसको मगध में मिला लिया। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे मगध लिख लेना है, और इसकी हत्या इसके पुत्र द्वारा की जाती है जो कि मगध का अगला शासक बनता है जिसका नाम है उदयन। तो आइए बच्चों इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बेसिकली मैं आपको एक टाइम लाइन के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बाद अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश के साथ साथ धीरे धीरे हम आगे मौर्य वंश तक आ जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ना ये बैठ जाए। तो अब हम बात करते हैं उदयन का काल, यानी 460 से लेकर 440 ईसा पूर्व तक का था। इन्होंने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और उदयन का जो पुत्र था जिसका नाम है नागदशक, यह एक अयोग्य शासक था। नागदशक की हत्या पता किसने की थी, तो शिशुनाग ने की थी जो कि एक सेनापति थे। और बाद में देखा जाए तो शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं शिशुनाग वंश 383 से लेकर 344 तक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग ही था। और इस वंश का अंतिम अगर शासक अगर देखा जाए तो नंदीवर्धन था, और इसकी हत्या इसके सचिव द्वारा की जाती है जिसका नाम है नंद वंश। क्या नाम है, नंद वंश, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि नंद वंश का जो समय है वो 344 से लेकर 323 बीसी है, यानी ईसा पूर्व। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, महापद्मन। अब हम बात करते हैं कि इस वंश का जो अंतिम जो महान जो शासक है उसका 8वां पुत्र है जिसका नाम है धनानंद। और धनानंद के समय में अगर देखा जाए तो भारत पर अटैक करने के लिए यानी आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया था जो कि एक यूनानी शासक था। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि धनानंद की हत्या किसने की थी, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बेसिकली आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सिकंदर के बारे में सर आपने क्यों नहीं बताया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनके साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद मौर्य वंश की नींव रखी और मगध के एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा बने जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की। क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आपको याद रखना है ये सारी चीजें। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हमने टाइम लाइन के अनुसार थोड़ा थोड़ा
हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना, अपना टॉपिक मौर्य वंश के बारे में अत्यधिक जानकारी लेनी है और अपने टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। उससे पहले आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, इतिहास में ईसा पूर्व के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहां से ऐसे आना पड़ेगा। जैसे 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ऐसे पढ़ेंगे आप। अगर आपको ईसवी से पढ़ना है, ईसवी से लेकर ईसा पूर्व तक जाना, तो आपको ऐसे जाना होगा, यानी इस तरीके से, ईसवी से लेकर फिर 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हमारे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है। जब तक आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता किसने बसाई, बताओ? आर्य द्वारा बसाई गई सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनका काम क्या था? कृषि, पशुपालन जैसे ये कार्य करते थे। और हड़प्पा जो सभ्यता था वह एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा बसाई गई थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये चलती है। देखो, इसी में काल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई, यानी हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना की गई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का काल आता। आपको याद रखना है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल था वो महाजनपद का काल था। इस समय नए नगरों का विकास हुआ, नए राज्यों का आरंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, एक नजर हम इधर भी दौड़ा लेते हैं। हमारे लोगों की भाषा कौन सी थी? तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैदिक काल में, पूरा वैदिक काल की बात करते हैं हम, कि ऋग वैदिक काल के समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है कि ऋग वैदिक काल के समय अगर देखा जाए तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उत्तर वैदिक काल के समय देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते कि नंद वंश के जो अंतिम जो शासक थे, 8वें पुत्र, जिनका नाम था धनानंद। धनानंद को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो प्यार बच्चों, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार के जिले में हुआ था। और भारत के ये प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर देखा जाए तो इनके जो गुरु थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं, वो कौटिल्य थे। और कौटिल्य के तीनों नाम एक है। जैसे हम बात करते कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम उनके गुरु के एक ही नाम थे। आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने देखा कि हमारे भारत में सबसे शक्तिशाली महान योद्धा जिसका नाम था अशोक, उनके बारे में इन्होंने काफी हद तक जानकारी प्राप्त की थी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मौर्य वंश का जब शासन था तो उस समय अभिलेखों और सिक्कों में कहीं ना कहीं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृत वाला राजा का नाम होता था, यानी अशोक का नाम होता था, या तो उस सिक्के पर उनकी छवि होती थी, यानी फोटो की बात कर रहे हैं हम, और कुछ अभिलेखों पर राजा के नाम अशोक भी लिखवाया गया है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि अभिलेख ले लो, सिक्के ले लो, तो उस पर अधिकांश देखा जाए तो अशोक का नाम लिखा गया था और चित्र भी सिक्कों पर पाया गया था। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते कि अभिलेख किसे कहते हैं। पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। पत्थर पर खुदा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? शिलालेख बोलोगे। अगर स्तंभ यानी पिलर पर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? स्तंभ लेख कहोगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक
एक महान या कह सकते हैं प्रसिद्ध शासकों में से एक था। हालांकि देखा जाए तो 150 साल तक इनका शासन चला, इतिहास में कम माना जाता है ये। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। प्रियदर्शी का मतलब होता है कि मुखाकृत वाला राजा, इसका मुंह बहुत ज्यादा सुंदर होता है। तो यानी हम बात कर रहे हैं अशोक के। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासक शासन किया करते थे। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो हिंद यूनानी जो शासक हमारे भारत में जब शासन कर रहे थे, तो उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में खरोष्टी लिपि की काफी जानकारी मिलती है। उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का इन्होंने क्या किया, मेल किया। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम पढ़ते कि ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो ब्राह्मी काफी प्राचीन लिपि है। आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जो जड़ है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियों को इन्होंने पढ़ा और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करना शुरू कर दिया। कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंसप ने क्या किया कि अशोक के समय की ब्राह्मी लिपियों को 1838 में इसका अर्थ निकाला। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपद का उदय क्यों होता है। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते थे। इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों और नगरों और लोहे के बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। बौद्ध एवं जैन धर्मों के प्रारंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र किया जाता है या मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की जो तालिका थी इन ग्रंथों में, यानी जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, एक बराबर नहीं थी। जैसे हम बात करते वज्जी, मगध, कौशल, क्रू, पंचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते थे। इससे ये स्पष्ट है कि महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में से गिने जाते थे। यानी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद महत्वपूर्ण थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। गण या संघ के नाम से राज्य में लोगों का समूह का शासन करता था। गण संघ के नाम से राज्य में लोग या लोगों का जो समूह होता था वो शासन करते थे और हर जनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेर दिया जाता था और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की भी जरूरत पड़ती थी। शासक किसानों और व्यापारियों से क्या लेते थे, कर वसूल करते थे। ऐसा हो सकता था कि ये पड़ोसी राज्यों से लूटकर धन इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक पॉइंट लिख लेना है कि वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मगध महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। तो 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो प्रथम जो मगध था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मगध की जितने भी जो राजा थे, ऐसा कि हम बात करें हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, सबके सब राजा शक्तिशाली राजा थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मगध। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार यानी हम बात करें मगध को आज हम क्या कहते हैं, बिहार, सबसे पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की जो उपज होती थी खास तौर पर अच्छी होती थी और दूसरा ये कि लोहे की जो खदानें थी वो झारखंड में अत्यधिक पाई जाती थी, बहुत आसानी से मिल जाती थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना और ज्यादा सरल हो गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। देखा जाए तो प्यारे बच्चों,
600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक में परिवर्तनीय काल माना जाता है इसे, क्योंकि इसमें लोहे का आविष्कार हो जाता है। अब जो सेनापति हैं वो कहीं ना कहीं लोहे के माध्यम से बड़े बड़े हथियार बनाना शुरू कर देते हैं और जंगलों से इनको क्या मिल जाता है, हाथी मिल जाता है। और देखा जाए तो सेना के लिए ये महत्वपूर्ण अंग साबित हुए। साथ ही साथ गंगा और इसकी उपनदियों से आगमन जो व्यापार था बिल्कुल आसान हो चुका था, यानी गंगा और सोन नदी के आसपास जो व्यापार था बिल्कुल आसान होते जा रहा था, सुलभ होते जा रहा था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महानता का जो कारण है विभिन्न शासकों की नीतियों की ओर इशारा करते हैं कि नीतियों की वजह से मगध बहुत ज्यादा मजबूत था। तो उन राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि इन लेखकों के अनुसार बताया गया है कि बिंबुसार, अजातशत्रु, महापद्मनम जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा थे। मगध पर इन्हीं का शासन था और इनके मंत्री उनकी नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है और मगध की क्या है, राजधानी है। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मगध का अधिकांश जो राजधानी होता था वो क्या था, तो राजगीर यानी राजगृह, राजाओं का घर। और आपको ये भी बताया था कि ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और राजगृह एक किले बंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। मैंने ये भी आपको बताया था कि उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को बसाने वाला वही व्यक्ति था जिसे अब पटना कहा जाता है। गंगा और सोन नदी के बीच में जिस शहर का निर्माण किया गया था उसे पाटलिपुत्र कहा गया। तो इन्हीं के बीच में स्थित पटना बना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।